देश का सवाल आज यह है कि क्या वेस्ट बंगाल अब फिट केस होता जा रहा है आर्टिकल 356 के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर, पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन किया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद हुआ है। शाहपुर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग हुई है। पुंछ के शाहपुर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से फायरिंग हुई है और पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसाने वाली घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं और उसी क्रम में एक कड़ी ये भी जुड़ गई जिसमें पुंछ में शाहपुर इलाके में सीज फायर वायलेट किया गया है और संघर्ष विराम के इस उल्लंघन में गोलीबारी की गई है, गोले बरसाए गए हैं और इसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया है, ऐसी खबर आ रही है। ज्यादा ब्यौरा जल्द ही हम इस बारे में आपको देने की कोशिश करेंगे। ये भी बताएंगे कि भारत की तरफ से क्या रिटेलिएटरी एक्शन लिया गया है। पश्चिम बंगाल में अब दो पार्टियां नहीं, केंद्र और राज्य की सरकार आमने सामने आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से शुरू हुई राजनीति, हिंसा उसकी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। शनिवार को 24 परगना जिले में हुई हिंसक झड़प में टीएमसी के एक और भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बशीर हाट बंद बुलाया था और पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया गया। कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत से केंद्र चिंतित है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पहले एक सख्त एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि पिछले कुछ हफ्तों से राज्य में बगैर उकसावे के हो रही हिंसा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता में भरोसा कायम करने में राज्य के कानून प्रवर्तन तंत्र की नाकामी दिखाता है। अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया जाता है। ममता सरकार इस एडवाइजरी के बाद और बौखला गई थी और एडवाइजरी को खारिज करते हुए उन्होंने जवाब में लिखा था कि हिंसा के सभी मामलों में बगैर किसी देरी के कड़ी और उचित कार्रवाई की गई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने चुनाव के बाद झड़प की छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया। कानून प्रवर्तन अधिकारी ऐसे सभी मामलों में बगैर किसी देरी के कड़ी और उचित कार्रवाई करते हैं। स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी परिस्थिति में इसे राज्य में कानून का राज बनाए रखने वाले तंत्र की नाकामी नहीं समझना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये जवाब भेजे जाने के अगले दिन आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के दिल्ली पहुंचने से हलचल और तेज हो गई। राज्यपाल पहले प्रधानमंत्री से मिले और फिर उन्होंने गृह मंत्रालय जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बंगाल के हालात के बारे में बताया। और राज्यपाल तो ये साफ कह रहे हैं कि आगे क्या करना है अब ये केंद्र तय करे, मगर केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए ये जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, उससे इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की आहट और तेज सुनाई देने लगी है। उधर विजयवर्गीय के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक्शन में नजर आई हैं। Any action so far for them. I just informed them about the general situation. It is for the central government to तो अभी आपने सुना केसरीनाथ त्रिपाठी को, उन्होंने कहा कि मैंने मुलाकात की है लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई अनुशंसा नहीं दी है। केंद्र सरकार को तय करना है कि उसे इस बारे में क्या करना है। अमित शाह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये है ममता बनर्जी जिन्होंने एडवाइजरी के जवाब में लिखा था कि यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम है। बांग्ला के गुजरात बनाते हैं। इज इट नॉट द गेम प्लान और द कन्स्पिरेसी? पूरा कन्स्पिरेसी का सामने माथा নত करब ना। हम सब মানুষকে বলবো শান্ত থেকে, शांति। लेकिन जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं और जिस तरह राज्य और केंद्र के बीच में टकराव की स्थिति है उससे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। सवाल ये भी कि क्या पश्चिम बंगाल में 356 को इम्पोज करना ही, लगा देना ही आखिरी रास्ता बचा है। ये दो बेहद अहम सवाल हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि इससे पहले कई बार केंद्र की सरकारों ने अपने एजेंडे के तहत कई राज्यों में
356 लगाया है, जबकि वहां पे 356 लगाने लायक फिट केस नहीं था। क्या वेस्ट बंगाल अब 356 के लिए फिट केस बनता जा रहा है? इसी पर करेंगे हम चर्चा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है दीपक झा, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर पीके अग्रवाल, फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं होम डिपार्टमेंट में, सेंटर में। और इसके अतिरिक्त मनीष अवस्थी, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। हमारे साथ जयप्रकाश मजूमदार साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ शुभव्रत भट्टाचार्य जी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपको अपनी स्क्रीन में बीचों बीच नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं वो। और इसके अलावा अनिर्बान बनर्जी, टीएमसी लीडर, कदरन उनके चेहरे पर लाइट कम पड़ रही है, हम गुजारिश करेंगे कि वहां रोशनी और की जाए ताकि उनको बेहतर देखा जा सके। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो ये कि जबकि ये सुगबुगाहट तेज हो गई है, खुद अनिर्बान इसको कैसे देख रहे हैं? अनिर्बान, 356 के लिए स्थितियां बनती जा रही हैं, कम से कम जो मूवमेंट है वो यही दिखा रहा है कि अब रास्ता उसी तरफ बढ़ निकला है। इलेक्शन से थोड़ा दिन पहले से ये क्लियर होता जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये कॉन्स्पिरेसी है कि वो पॉलिटिकल मर्सिनरी को लाएंगे, बंगाल से बाहर के स्टेट से लाएंगे, इधर उधर छुपा के रख रहे थे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। ये सब दोनों मिलाकर पॉकेट्स इलाके में थोड़ा थोड़ा माहौल गर्म कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, दिखाना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। और इनके जो प्रवक्ता है हर एक चैनल में जाकर, हर एक प्रोग्राम में जाकर एक ही बात करते थे कि बहुत खराब सिचुएशन है तो लगाओ आर्टिकल 356, ये सब यही कर रहे हैं। और सेंटर उनके पास में है, तो ये तीनों मिलाकर वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, इसको डिसलॉज करके अपना आदमी बिठाकर, अब हालांकि केसरीनाथ त्रिपाठी तो अनिर्बान ये कह रहे हैं कि ये हालात बने नहीं, बनाए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से हालातों के ऐसा बनने की तरफ अपनी कोशिशें कर रही थी। हमारे साथ जयप्रकाश मजूमदार साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल के। जयप्रकाश साहब, क्या आप लोगों ने स्थितियां ऐसी बना दी हैं, पहले आप लोगों ने स्थितियां ऐसी निर्मित कर दी, अब उन्हीं का हवाला देते हुए 356 लगाने के लिए सोचा जा रहा है, क्या ऐसा समझा जाए? सुनिए, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी किसकी है? बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर लेके जवाबदारी किसकी है? ममता बनर्जी के है। उन्होंने ऐसे बात कर रही है जो इधर में बीजेपी का शासन है और उन्होंने बात कर रही है। इधर का लॉ एंड ऑर्डर और जो पीस फैलाने का बात है वो तो ममता दीदी का है, उनका पुलिस क्या कर रही है? और सबसे बड़ा बात है जो शेख शाहजहां जिसका अगेंस्ट में मुकदमा हुआ है, एफआईआर हुआ है, वो किसका कार्यकर्ता है? तृणमूल कांग्रेस का है। पूरा गांव वालों उधर में संदेश खाली में हजारों गांव वालों किसका नाम में कंप्लेन किया है? और आप लोग तस्वीर में देखा, फोटो में देखा, जिसका मौत हो गया उसका बीवी, उसका बच्चा कैसे रो रहा है और बोल रही है जो तृणमूल गुंडा ने आके हम लोग को पीटा, हम लोग को मारा, और हम लोग हाथ जोड़ करके जब उन लोग से भिक्षा मांगा जो मत मारिए, तब भी गोली चलाया। और क्या ममता दीदी बोल रही है? उनका ये हिंसा राजनीति अभी खत्म होनी चाहिए। मजूमदार साहब, क्या यहाँ ताली एक हाथ से बज रही है? आदमी लोग, उसका जो बीबी है जिसका देहांत हो गया, वो बोलता है जो मोदी जी आके हम लोग को शांति दे, क्योंकि ममता दी सिर्फ गोली और बम भी चला रहे हैं, ममता दीदी और ममता दीदी का आदमी। और ये मजूमदार साहब, क्या वो लोग जो तृणमूल कांग्रेस के साथ समर्थन का पड़ेगी? ये क्या अनिर्बान बोल रही है? उसका नहीं, मजूमदार साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी अनिर्बान के पास नहीं जाते, अभी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या एक हाथ से ताली बज रही है वहाँ? तृणमूल कांग्रेस के लोग जबरदस्ती लोगों से जाके भिड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ताली क्या, कैसे? आज लास्ट सुनिए, पंचायत इलेक्शन से आज तक क्यों 100 आदमी का मौत हो गया? इसका जवाबदारी किसकी है? वो भी क्लेम करते हैं कि उनके लोग मारे गए। कौन फांसी में लटकाया था? चलिए, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में पीके अग्रवाल साहब, जिन्होंने वहां के हालात देखे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होने की हैसियत से, गृह मंत्रालय में भी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं,
इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में अग्रवाल साहब, हकीकत क्या है? मैंने वेस्ट बंगाल को 25 वर्ष देखा है। तो पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन के बाद सब समय पोल क्लैशेज होते हैं और उसमें कई लोगों की मौत होती है। मैं नहीं कहता हूँ ये अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा घटनाक्रम होता है और उसकी वजह से कोई सरकार निकम्मी हो गई है या मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्यूर हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि जो अपराध होता है, जो अपराध हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन हो और जो इसमें ऑफिसर दोषी है उनके विरोध में एक्शन हो। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें निकल के आएगा इसके पीछे कौन है। अगर ऐसा निकल के आता है इन हिंसा के प्रति और जो मौतें हो रही हैं, तो उसका एक केस बनाया जाएगा और वो केंद्र सरकार सब समय राज्य सरकार नहीं, तो आपके कहने का क्रक्स ये है क्या कि ये स्वभावतः ये राज्य जो है ये पॉलिटिकली थोड़ा वॉलेटाइल रहा है और यहाँ क्या पोल के दौरान और उसके बाद भी हिंसा देखी ही गई है पहले भी, इसलिए अचानक इस सब के देखने के बाद ये नतीजा निकाल लेना कि यहाँ तो 356 लगना चाहिए, जायज नहीं। आप ये मान रहे हैं? नहीं, जितना मैंने देखा है, लेकिन उसमें मैंने एक विरोधाभास पाया था कि उसमें जो मुख्यमंत्री थे, ज्योति बसु थे या इसके बाद थे, तो मुख्यमंत्री किंतु कभी उसका समर्थन नहीं करते थे। मुख्यमंत्री कभी समर्थन नहीं करते थे और यहाँ क्या उसी बात को मनीष रेखांकित कर रहे हैं कि क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड वाला एलिमेंट है और इसलिए क्या यहाँ पर इस केस को दूसरे तरीके से देखे जाने की जरूरत है। सुब्रत साहब, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अब यहाँ पर वाकई स्थितियां उस मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां 356 अब अकेला विकल्प बचेगा? इतिहास दोहरा रहा है। 2009 में जब तृणमूल ने 19 सीटें जीती थी, उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। 19 सीटें जीतने के बाद तृणमूल ने भी अपना एजिटेशन किया था, जैसे कि बीजेपी उन पे सीपीएम ने प्रहार किया था और तृणमूल ने रिटेलिएट किया था। कल संदेश खाली में वही हुआ है। वैसे ही लाशें लेके जुलूस निकाली गई कलकत्ते की ओर और 2009 में ये लाशों की जुलूस जो बार बार गई थी, उसमें ममता बनर्जी के साथ मुकुल रॉय होते थे। अब मुकुल रॉय बीजेपी में है, तो ये तो इतिहास का पुराना पन्ना खोल के फिर से वही हो रहा है। जहां तक बात है 356 का, अगर 356 लगाना है तो केंद्र को खुलेआम आर्टिकल 355 के तहत नोटिस देनी चाहिए थी आज। वो ना करके ये सिर्फ कह रहे हैं कि आप अपना साहब क्या उस एडवाइजरी को साहब जो है उस एडवाइजरी को आप वो जो एडवाइजरी केंद्र की तरफ से दी गई कि कानून व्यवस्था को वहां पर बनाए रखने वाला ऑपरेटस ऐसा लग रहा है कि अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्या वही 355 जो काम नहीं कर पा रहा है, क्या वही 355 जिसके तहत केंद्र की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दिलवाए वहां राज्य सरकार को कि वो राजकाज चला पाए, क्या उसी के जरिए वो 355 जिसका हवाला दे रहे हैं आप, वही काम किया है ये एडवाइजरी देके वेस्ट बंगाल को केंद्र सरकार ने? 257 में आर्टिकल 257 देखिए, संविधान और कानून अपने तरीके से चलता है, इसमें चिमेगोजियां नहीं होती हैं। अगर आपने 355 का नोटिस देना तो मेंशन कीजिए वी हियरबाय सर्व ए नोटिस अंडर आर्टिकल 355। और जब गवर्नर आज मिले होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से, वो कहना चाहिए था कि जी हाँ बिल्कुल मैंने जो है ये आपकी इस बात पे जोड़ना चाह रहे हैं कुछ यहाँ अग्रवाल साहब 357 का भी हवाला दे रहे हैं सर प्लीज। एक्चुअली वो आर्टिकल 257 में आ रहे सुब्रत साहब आ रहे हैं आपके पास, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सब समय एडवाइजरी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ। और जो 355 में अगर आवश्यकता हुई तो वो अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर सकती है, लेकिन वो टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो स्टेट अपरेटस है, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा जो आईपीएस ऑफिसर हैं केंद्रीय नियंत्रण में हैं, तो वो उनके विरोध में एक्शन ले सकते हैं, लेकिन नीचे लेवल तक कितना एक्शन ले सकते हैं इस पर एक डिबेट हो सकती है। दीपक झा, आप इसको क्या किस तरीके से देख रहे हैं? वेस्ट बंगाल वहां तक पहुंच गया है क्या जहां वहां कम से कम लोगों की सुरक्षा के लिए, वहां कानून का राज बनाए रखने के लिए अब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है?
देखिए, अयम निजः परो व्यक्ति की बात करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले माननीय मोदी जी और भाजपा पार्टी आज क्या कर रही है? खून की होली खेल रही है बंगाल में। एक तरफा जो आपने बात करी, एक तरफा दंगे कभी नहीं होते। दंगा अगर टीएमसी के लोग मार रहे हैं तो किसको मार रहे हैं? भाजपा के लोग क्या करना चाह रहे हैं वहां पे? भाजपा अभी लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीत चुकी है, इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। जान से मारने का अधिकार नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और भाजपा अपने वैमनस्य को हत्याओं का रूप देंगे, ये कतई बर्दाश्त। मनीष जी, मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। भाजपा जो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, ये सारी चीजें, ये बदले की राजनीति हो रही है, क्योंकि इनको अब पता है कि हमारे 18 सांसद आ चुके हैं, लेकिन भाजपा फिर भी डरी हुई है। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। बात जो अनिल खान साहब की तरफ से बार बार कही जाती है कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति इस देश में किसी भी राज्य में किसी भी दूसरे राज्य के रहने वाले व्यक्ति को जाने की, काम करने की आजादी है। बिल्कुल बाहर से आए हुए व्यक्ति ने, बाहर से आए हुए लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना दी। इस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं वेस्ट बंगाल के, उनका क्या कहना है इस मसले पर, वो देखिए। के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, जिस तरीके से बंगाल की हालत है, आज वहां पर काला दिवस मनाया जा रहा है, क्या हालात है और क्या करना चाहिए? देखिए, ममता जी के निर्देश पर उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके, निशाना बनाकर हमला कर रहे हैं, उनके घरों में हमला कर रहे हैं, उनके घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पूरे सारे प्रदेश में अराजकता की स्थिति ममता जी के द्वारा जानबूझ के किया गया है, जिससे आगामी चुनाव में कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करे। क्योंकि जो चुनाव आए, चुनाव परिणाम से वो बिल्कुल विचलित हो गए, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। तो वो और उनके भतीजे अभिषेक दोनों मिलकर टीएमसी के सब गुंडों को ये निर्देश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करो। तो पिछली रात में जिस तरह की घटना हुई, 5 कार्यकर्ताओं को मारा गया, वहां पर ममता बनर्जी को, सरकार को वहां पर गृह मंत्रालय ने नोटिस भी भेजा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वहां पर अब वक्त आ गया, धारा 356 लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए बंगाल में? देखिए, हम लोग किसी भी चुनी हुई सरकार के खिलाफ कभी भी ये नहीं सोचते कि इसका समय सीमा कम हो। 5 साल पूरा उनको शासन करना चाहिए। पर यदि बंगाल जैसे हालात रहे, जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम सिर्फ मुख्यमंत्री करे, तो मैं समझता हूँ इसके बारे में निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। आज गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और अधिकारियों से भी निर्देश दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और यदि इसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधरी, फिर हम लोग सब बैठकर पार्टी में विचार करेंगे। इसमें जो समझ है अपना मनीष, वो ये कि अब राज्यपाल वहां की स्थितियां असेस करते हुए उसके बाद यहां पर बताएंगे, कैबिनेट अपनी संस्तुति देगा, प्रेसिडेंट को बताएगा और प्रेसिडेंट उस बारे में अपना एक्शन लेंगे। लेकिन क्या ये इस तरह के राज्य जहां का ये चरित्र रहा, जैसा अभी अग्रवाल साहब बता रहे हैं, जैसा अभी शुभ्रत साहब भी बता रहे हैं कि यहां किरदार बदलते रहे हैं, लेकिन यहां का जो तौर तरीका, सियासत का तौर तरीका रहा है, वो एक जैसा ही रहा है, वहां इस डिस्क्रिशन को, इस विवेक को इस्तेमाल करने में भी समस्या आती होगी क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस स्पष्ट बहुमत के साथ आज केंद्र में सरकार है, कोई भी फैसला लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लगातार एक के बाद एक होती हत्याएं, और बीजेपी के विजय आनंदोत्सव के बाद जो वहां पर दंगाई जो काम चल रहा है, जिस तरह से आतंक सा फैला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र को ये लगता है आज केसरीनाथ त्रिपाठी यहां आकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, इसे सौहार्द और सदिच्छा भेंट का नाम दिया जाता है। लेकिन सोच और जो डिस्कशन, चर्चा में जो बातें आई होंगी बंगाल की स्थिति और आंतरिक सुरक्षा को लेकर, आप ये देखिए दिनेश, जब से गृह मंत्री बने हैं अमित शाह, उसके बाद से लगातार आंतरिक सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, और उसमें बंगाल सर्वोपरि है, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक घृणा, अपमान और जिस तरह से मर्यादा को तोड़ते हुए वहां पर जो हिंसा मची हुई है, ऐसा दिखाई देता है कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है, और इसको ही लेकर एक एक प्रक्रिया के तौर पर केंद्र आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, जैसा सुब्रत जी ने कहा, मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि मुकुल रॉय साथ में हुआ करते थे ममता के, उनकी ममता जो थी वो ममता बनर्जी के प्रति थी। लेकिन सुब्रत जी ये जरूर सोचिए कि घर का बेदी लंका ढाए, और मुकुल रॉय इस समय बीजेपी के पाले में है, तो ममता को लोहा काटता है, ठीक उसी तरह बीजेपी के पास भी ममता को काटने के लिए एक हथियार जरूर आ गया है। इसी नोट पर यहां एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं। देश का सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल में क्या आर्टिकल 356 का यूज करना ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है? हाजिर होते हैं।
सवाल ये भी कि अगर ये प्रेसिडेंट रूल की तरफ बढ़ रहा है वेस्ट बंगाल, तो फिर गवर्नर को यहां आने के बाद असल में ये कहने में हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए? सवाल ये भी है अग्रवाल साहब कि अगर ये उस तरफ चल रहा है मामला, उधर जा रहा है, तो गवर्नर साहब कह देते कि हाँ मुझे लगा और मैंने इसके बारे में अप्राइज किया है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है तो उसके बारे में गवर्नर साहब अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है कानून व्यवस्था की। हो सकता है कि यहाँ अपराध हो रहे हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, तो इससे नहीं कह सकते आप कि एक राज्य का कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उससे देखा जाता है कि आदमी जो सामान्य आदमी है जी, उसको जीवन निर्वाह में क्या परेशानी हो रही है। हाँ। आदमी है जी, उसको जीवन निर्वाह में क्या परेशानी हो रही है। हाँ। तो आप अगर लेकिन अगर इस तरह से हिंसाओं की खबरें आएंगी, मर्डर्स की खबरें आएंगी, तो आदमी के मानस पर भी तो उसका असर पड़ेगा, भयाक्रांत होगा वो। नहीं, ये अवश्य है कि ये हिंसा नहीं होना चाहिए, और हिंसाएं अगर होती हैं तो उनको एक बार लिस्टिंग करना चाहिए और एक उसका फाइल तैयार करना चाहिए, एंड वो पब्लिक के सामने प्लेस होना चाहिए। हमारे साथ अनिर्बान है। अनिर्बान, एक बात ये बताइए कि अब तो इस मामले में बड़ी स्पष्टता आ गई है। पहले अगर प्रेसिडेंट रूल कहीं लगता था तो उसको वो कभी भी लीगल रिव्यू के लिए सब्जेक्ट नहीं किया जा सकता था, उसका पुनरीक्षण अदालतें नहीं कर सकती थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद ये भी हो सकता है। बम्बई केस के बाद सरकारिया कमीशन, अब ये बहुत स्पष्टता आ गई है कि अगर कहीं पर अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है तो उसके पीछे जायज वजहें हैं। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि केंद्र सरकार कभी इसका दुरुपयोग कर सकती है? देखिए, अगर थोड़ा निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो मैं 2 राज्य की उदाहरण दूंगा। एक है उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश को पकड़ लीजिए, वहां पर मीडिया के सामने पुलिस मीडिया बुलाकर लोगों को एनकाउंटर करता है और कह देता है कि क्रिमिनल है, कुछ भी है, विदाउट ट्रायल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता है। एप्पल का एक आधिकारिक भी ऐसे मारा गया, तो वो बीजेपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। त्रिपुरा में इलेक्शन के बाद 3 आदमी मारे गए। अगर आप पॉपुलेशन का रेशियो देखिएगा, त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा राज्य है, वहां का जो पॉपुलेशन है वहां से वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन लगभग 10 गुना ज्यादा है। तो अगर प्रोपोर्शन में जाएंगे तो त्रिपुरा में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होना चाहिए, तो बीजेपी को लगता नहीं है कि वहां खराब है। तो ये बात स्पष्ट है, वेस्ट बंगाल उनके टारगेट जोन में है। मजुमदार साहब, यू शो मी द मैन, आई विल टेल यू द रूल। जैसे भी कर रहा है वहां कुछ करके दिखाना है, वोट में ना जीतो तो प्रेसिडेंट रूल डाल दो, तो जैसे भी करके ये उन्हें जवाब ले लें अनिर्बान जी। 356 आर्टिकल 356 संविधान में ऐसा लिखने के लिए सिर्फ लिख के रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 356 संविधान में रखा गया है जे कोई राज्य में जान या प्राण या मान या इसका कोई सुरक्षा जब नहीं रहेगा, आम जनता अपना जान मान के सुरक्षा नहीं मिलेगा, और एक चुने हुए सरकार जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस का सहारा लेंगे, उसके टाइम के लिए ये 356 रखा गया है। लेकिन ऐसा टाइम अक्सर क्यों बना मजुमदार साहब इस देश के इतिहास में, ये भी समझ में नहीं आता, और शायद सुब्रत साहब इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सुब्रत साहब, ये जो बात मजुमदार जी कह रहे हैं कि 356 को इसलिए रखा गया कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों की जान माल की हिफाजत हो सके। अब सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का एक तरीके से निर्माण किया, संविधान निर्माता है, उन्होंने इसको डेड लेटर के तौर पर कहा कि इसका कभी ये रखा तो जा रहा है प्रोविजन, लेकिन इसका इस्तेमाल ना ही हो तो अच्छा है। उसके बावजूद ये करीब 120 बार केवल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना छोड़ दे तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर इसको इम्पोज ना किया गया हो। क्या ये ऐसा आवश्यक रहा है या इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल ज्यादा हुआ है? सुब्रत साहब, ये ममता दीदी का माफी कोई चीफ मिनिस्टर आएगी? इंदिरा गांधी का नाम सबसे पहले राष्ट्रीय संदर्भ में तब आया जब उन्होंने 1956 में केरल में राष्ट्रपति शासन लगवाई। आर्टिकल 356 से कांग्रेस की बू आती है। अगर आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं तो कृपया सेंट्रल स्टेट रिलेशन को एक नए सिरे से देखिए। हाँ, अगर किसी स्टेट में वाकई जैसे कश्मीर में हुआ था, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही थी, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, परंतु राजनीतिक मतभेद के लिए हमें रेस्ट्रेंट होना चाहिए।
और कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए लगाया क्योंकि वो समर्थन वापस ले लिए एक दूसरे से, के अंदर नोटिस जा सकती है, इसलिए खराब नहीं हुआ था। और केसरीनाथ त्रिपाठी को आज कहना चाहिए था कि वहां पर हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। ये सब चीमें गोइयां क्यों हो रही हैं? आप सेटल क्यों कर रहे हैं? नहीं, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं Why not? कि क्योंकि ज्यादातर वक्त कांग्रेस का राज रहा इस देश में, क्या इस वजह से कांग्रेस ने इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, और अभी उसकी जगह दूसरी पार्टी है वो ऐसा कर सकती है, ऐसा लगता है? आपको लगता है वो केवल कांग्रेस का चरित्र है? सुब्रत साहब, 1956 में इंदिरा गांधी बदनाम हुई थी इस मामले में। उन्होंने नेहरू का हाथ पकड़ के केरल में कम्युनिस्टों को डिसमिस करने के लिए। आप किस बात पर मजुमदार जी को जोड़ना चाह रहे हैं? जल्दी से मजुमदार साहब। इसमें आर्टिकल 356। अरे देखिए एक बात सुनिए, बीजेपी से पार्टी में डिफरेंस, इजंट इट? एज ए गवर्नर कैन एडवाइस, और वो एडवाइस क्या रहेगा वो आम जनता का आम सामने आने वाला नहीं है। उनका एडवाइस राष्ट्रपति जी का पास होगा, प्रधानमंत्री जी का पास वो बोलेंगे, स्वराष्ट्र मंत्री जी का पास बताएंगे, उसके बाद क्या बताए हैं उन्होंने। चलिए ठीक है, पब्लिकली इसको नहीं कहा जा सकता, आप ये कह रहे हैं। दीपक जल्दी से देखिए अभी क्या हो रहा है, भाजपा को पता है कि उसने 2 राज्यों में कितना गुनाह किया था। सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार के बाद इनको पता है कि उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो इतनी हिमाकत तो ये नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दंगे फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर को, जैसे अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि जनमानस वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ये राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक हत्याओं को वहां पे रंग दिया जा रहा है, जिसको एक ऐसे प्रोपोगेंडा के तहत बनाया जा रहा है कि वहां पे जनमानस परेशान है, लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं, जीवन बेकार हो चुका है। लेकिन ये भाजपा की सोची समझी राजनीति है, इनको 2021 तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इनको पता है कि हमने 18 सीटें जीत लिया है और आने वाले समय में अगर 4-6 महीने के अंदर चुनाव कर दिया जाएगा तो सत्ता इनके सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इसलिए सारा का सारा माहौल रचा जा रहा है, बाकी और कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। जैसा कि निर्वाण ने बोला कि लखनऊ में मार दिया जाता है गोली, रात में किसी को सरकार करते हुए, हर देश में वही हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इसको बोलते हैं। योगी दंगा मुक्त होगा, लेकिन दंगा मुक्त नहीं हो रहा है। अभी थोड़े दिनों करना चाहिए हो रहा था यहाँ पे, तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा पूरे राज्य में, पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है। इनका टारगेट बंगाल है, क्योंकि बंगाल में भाजपा सरकार नहीं है। ये टीएमसी के गुंडों को अपने पास लाते हैं, जैसा कि मुकुल रॉय को सब जानते हैं, और उनके साथ मिलकर प्लानिंग करके ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 4-6 महीने में चुनाव कराओ और सत्ता पे। मनीष, अगर इस तरीके से देख भी लिया जाए, आपके पास आते हैं अग्रवाल साहब, अगर मान लिया जाए कि ऐसा है भी, तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का तो हो सकता है कि ये बूमरैंग करे एक तरीके से। वो इसलिए क्योंकि टीएमसी को अगर आप हटाते हैं और वहां प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, तो इससे टीएमसी की तरफ एक तरीके से उनके सिंपैथाइजर्स में इजाफा होने के चांसेस हैं। देखिए दिनेश, इसमें साफ तौर पे दिखता है कि राज्यपाल ने जब आज अपनी रिपोर्ट सौंपी या चर्चा में जो भी ये बात आई, एक चीज तो ये समझनी होगी कि राज्यपाल खुद एक नामचीन वकील है, वो सारी टेक्निकलिटीज और कानून में क्या प्रावधान है बखूबी जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपने बात की कि ये बूमरैंग कर सकती है, आक्रांत वहां का एक बिहेवियर रहा है बंगाल का, और ऐसी स्थिति में अगर होता है तो निश्चित हमारी अग्रवाल साहब से भी जब ब्रेक में चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी दिनेश, तो इस बात पर उन्होंने भी कहा कि उन्होंने जब बंगाल को देखा है तो ये एक परंपरा सी चली आ रही है। वहां जो एक मानसिकता है वो मानसिकता ये है कि अगर 356 लागू होता है और ये अगर सरकार इसको कर रही है तो ये समझिए लोगों को वहां ये लगेगा कि ये उन पर अनाचार है, अतिवाद है, और जिसके तहत वहां पर हिंसा और ज्यादा भड़क सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में बैठे लोग इसको सारी बातों का ध्यान रखते हुए, और चूंकि तमाम खुफिया विभाग की भी बैठकें हो रही हैं, आईबी की बैठक हो रही है, तमाम बड़े बड़े एजेंसी के लोग लगातार गृह मंत्री के साथ रोज सुबह आंतरिक मामलों पर, जब से उन्होंने ये पदभार संभाला है तब से बैठकें हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक एक कदम फूक फूक कर आगे बढ़ेंगे, और इस लिहाज से आगे बढ़ेंगे कि सियासत भी चलती रहे और साथ साथ वहां पर शांति भी कायम। ये बात अग्रवाल साहब कि क्या द वेरी नेचर ऑफ दिस स्टेट, इसका अपना जिस तरीके का मिजाज है इस स्टेट का, क्या यहां इस आर्टिकल को इम्पोज करना उसके अपने जोखिम हो सकते हैं क्या? नहीं, इसका बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि पूरा जनता में आक्रोश हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने यहाँ को बंगाल को देखा है, और इतने बड़े स्टेट को मैनेज करने के लिए अभी हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का नारा है, तो एक विकास को जोर लग सकता है और पूरा अटेंशन बंगाल पर केंद्रित हो सकता है।
और जो मैं जो कहूंगा, चूंकि ऐसे रिपोर्ट आ रही हैं, दोनों तरफ से आ रही हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आर्टिकल 263 के अंतर्गत एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हो जिसमें ये सब चीजें आए और वो काउंसिल डिसाइड करे कि फैक्ट क्या है, और वो काउंसिल का एक ओपिनियन भी गवर्नमेंट ले, प्रेसिडेंट ले, और फिर डिसीजन ले। तो ये नई चीज एक हमारे चूंकि पॉलिटी में आना चाहिए, क्योंकि इतना तरह तरह के ओपिनियन, कॉन्ट्रडिक्शन और एलिगेशन आ रहे हैं, तो कौन इसको डिसाइड करेगा? तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना बहुत आवश्यक। शुभ्रा साहब, क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है? क्या ये एक तरीका हो सकता है जिसमें बगैर किसी के ऐतराज के चीजें उस दिशा में आगे बढ़ सकती हैं जो सर्वमान्य हो? उत्तम प्रस्ताव है, पर एक चीज मैं कहूंगा कि बीजेपी के लिए माहौल बन रहा है बंगाल में, उनको सब्र रखना चाहिए, 21 का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी और टीएमसी में एक फर्क है, बीजेपी और सीपीएम में एक फर्क है। सीपीएम और टीएमसी बंगाल की रीजनल पार्टी थी, बीजेपी देश की अभी नहीं हो सकता अगले 10 साल के लिए केंद्र की शासक पार्टी हो। तो केंद्र की शासक पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर खराब करके पूरे देश के माहौल खराब करेगी। और ये बात से मैं समर्थन करता हूं कि अभी मोदी जी का एजेंडा डेवलपमेंट का होगा, हमारा जीडीपी 8% पे ले जाने का होगा। उसमें क्या छोटी छोटी बातों में उलझकर एक राज्य विशेष में बीजेपी अपना माहौल खराब करेगी। और मैं फिर से कहूंगा कि ये एक बड़ी बात कही आपने सुब्रत साहब, और इसको शायद मजुमदार साहब की पार्टी गंभीरता से समझ रही होगी। मजुमदार साहब, असल में उनके कहने का मतलब यह है कि सीपीएम और टीएमसी में अंतर रहा है, और टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। पार्टी विद अ डिफरेंस वहां परसीव भी की जानी चाहिए, पार्टी विद अ डिफरेंस। इसके लिए आप लोगों को खास तरह के संयम और अपनी अप्रोच की किस तरह से आप अप्लाई करते हैं खुद को, इसकी आवश्यकता होगी। एक नाम मैं गिनाना चाहूंगा, एक नाम गिनाना चाहूंगा जी। लाभपुर के विधायक मनीरुल इस्लाम जो पहले फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, वो फिर टीएमसी में आ गए, अब टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ गए। सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं। अब ये मनीरुल इस्लाम जैसे लोग अगर जो लेफ्ट फ्रंट के दादागिरी करते थे, फिर टीएमसी दादागिरी कर रहे हैं। विधायक है लाभपुर की जगह का नाम है लाभपुर, वो बीरभूम जिले में है, जो कि हमारे प्रणब मुखर्जी का। लेकिन बाहर से कहां से आएंगे लोग सर? स्टेट में अगर स्टेट का अपना एक पॉलिटिकल नेचर है सर, वही लेफ्ट ने देखा, वही लेफ्ट वाले टीएमसी में आए, वही टीएमसी के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में अपना फॉरवर्ड ब्लॉक का आदमी जो लेफ्ट फ्रंट के लिए दादागिरी करता था। जी मजुमदार साहब, जल्दी से फॉरवर्ड ब्लॉक का आइए जवाब लें इसका। मजुमदार साहब क्या सोचते हैं इसमें? दादागिरी करने आए, जी फिर आप दादागिरी करें, आप अपने अंदर ले आए। ये बात आप लोग बार बार टीएमसी और बीजेपी का बीच का झगड़ा जो बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। आज बंगाल में आम जनता का जान और मान खतरे में है। आज आम जनता का जान और मान खतरे में है। ये बीजेपी और टीएमसी का बात नहीं है, ये पूरा प्रदेश कार्यकर्ता आपके मारे जा रहे हैं। ये सोच के ही ये 356 का मांग है। ये बीजेपी और टीएमसी और सीपीएम में मजुमदार साहब, कार्यकर्ता आपके मारे जा रहे हैं। मैं ममता बनर्जी कैन नॉट कीप द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंटैक्ट। मजुमदार जी, बंगाल के गांव में तृणमूल के झंडे खुद उखाड़े जा रहे हैं। सुनिए, आपके बंगाल के गांवों में जो छुपा हुआ मकसद है कि अगले 6 महीनों में वहां पे चुनाव करा के बीजेपी को सामने लाया जाए, जिससे कि इनका राज्यसभा में जो इंतजार है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, राज्यसभा का चुनाव भी करा सके। और भाजपा का लोकसभा और राज्यसभा जो इनका छुपा हुआ एजेंडा है वो ये है कि राज्यसभा में इनको बहुमत चाहिए, तो बंगाल पे कब्जा करना है और पूरी तरीके से दंगा मुक्त बंगाल की बात करते पूरे देश में दंगा करवाएंगे, क्योंकि भाजपा का कैसी बात कर रहे हैं दीपक जी? अरे मनीष जी मेरे पास बगैर नहीं पूरे आपको बता हंसराज अहीर के अनुसार 2017 में बयान दिया, चुनाव हार चुके हैं। जब गृह मंत्री थे, गृह मंत्री को बयान में पढ़ के बता रहा हूँ, सरकार घर में आग नहीं लगाती। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 195 दंगे कराए थे 2017 में। यानी बात यहाँ की की जाए, वेस्ट बंगाल की जाए, आपने अपना एक पॉइंट रखा, लेकिन उसको एग्जेजरेट कर रहे हैं और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, धार्मिक और मजुमदार साहब कुछ कह रहे थे, आपकी बातों के बीच में उनकी बात खो गई। मजुमदार साहब जल्दी से।
नहीं, आज बंगाल में आज जो सिचुएशन है, इधर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए आम आदमी का जान और मान का दिशा दिखाने के लिए। मैंने इसी बारे में मनीष ने आपसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब ये हिंसा होती है तो मारे गए लोग आप बताते हैं कि आपके कार्यकर्ता हैं और ये पॉलिटिकल मर्डर्स बताए जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आम लोगों के आम लोग कैसे आ गया बीच में? आम लोग नहीं है, ये लोग तो आम लोग ही है। अरे लेकिन कार्यकर्ता आपके हैं ना। जो संदेश खाली में जो लोग का हत्या हुई है, ये लोग कौन है? आप देखा, गरीब आदमी है, आम आदमी है। उन लोग का क्या कसूर था? वो लोग उधर गांव में, हिंदू लोग गांव में बीजेपी को वोट दिया। ये आप सही बात बोल रहे हैं। हिंदू लोगों की उन्होंने इनके जो राजनीति जो टारगेट है हिंदू और मुसलमान को वहाँ पे क्रिएट करना और डिस्टेंस पैदा को वहाँ पे क्रिएट करना और डिस्टेंस पैदा करना दोनों कम्युनिटी में मौजूद है। आप साहब का क्लियर कट है, जिससे दोनों सोसाइटी में गैप आएगा और उस गैप का फायदा उठाएंगे और चुनाव के दो कम्युनिटी में। अरे अभी आप बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं ना कि हिंदू लोग मारे गए। आपको इतनी हमदर्दी है। आम आदमी कौन है, कहाँ से आया आम आदमी, जरा ये बता दीजिए। आप कहते हैं हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मारे जाते हैं और भाजपा का कार्यकर्ता और आम आदमी कुछ अंतर है कि नहीं है? इस देश को बताएंगे या अपनी मर्जी से चलाते रहेंगे कुछ भी? अग्रवाल साहब, अब एक बात आप ये बताइए कि अक्सर इस तरह के मामलों में कुछ एक जो इवेंट्स होते हैं उनका सीक्वेंस जो होता है वो क्या किसी एक निर्णायक चीज के लिए स्पॉन्टेनियस तरीके से लीड करता है, या आपको लगता है कि ये कई बार स्टेज मैनेज भी होती हैं चीजें? नहीं, इसमें सबसे पहले प्रशासन का कर्तव्य होता है कि जहां भी मर्डर हो, इस प्रकार की हिंसा हो, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होना चाहिए। हमें देखना होगा कि जो 3 मर्डर हुए और 4 हुए, एक टीएमसी का हुआ, इसमें कितनी गिरफ्तारियां हों। तो ये अगर प्रशासन काम नहीं करता है तो चीफ सेक्रेटरी को स्पेसिफिक लिखा जाए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने जो लिखा है वो कहते हैं अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया, फर्म एक्शन लिया गया। तो हमें कुछ चीफ सेक्रेटरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा और उनके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको फरवरी की वो घटना याद आ रही है शुभ्रत साहब, जब ये राजीव कुमार वाला मसला पहली बार इतना ज्यादा प्रकाश में आया था और ममता उनके सपोर्ट में आई थी, धरना और पूरा एक वो ड्रामा हुआ था। उसके बाद जब ये कहा गया कि हाँ 356 लग सकता है, तो ममता सामने आई और बोली कि ठीक है 356 लग सकता है तो 144 हमारे पास भी है। क्या इस तरह के माइंडसेट के साथ ये फेडरल स्ट्रक्चर सुचारू तरीके से चलाया जा सकता है? नहीं, एक्चुअली जो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का है वही तो बात उसमें बनर्जी इसमें आपके पास आते हैं अग्रवाल साहब, जरा जवाब नहीं है, क्योंकि वो सब कलकत्ता चलाना चाहती हैं। बीजेपी को तो देश चलाना है ना, बीजेपी को देश चलाना है। बीजेपी से पार्टी विद डिफरेंस, बीजेपी से पार्टी विद डिफरेंस। उसको ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए कि लगे कि कांग्रेस के दिन वापस आ गए हैं। जी अग्रवाल साहब, बीजेपी इज अ गुड पार्टी विच इज ग्रोइंग इन बंगाल। बंगाल के अंदर ग्रो कर रहे हैं। बंगाल का मिट्टी तैयार है बीजेपी के ग्रोथ के लिए। बंगाल के पोखर तैयार है कमल के फूल फुलाने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे में कुछ ऐसा ना हो, तृणमूल के डेस्परेशन में ऐसा कुछ ना किया जाए जो उस जमीन को जो अपने आप बन रही है उसकी उर्वरता को कम कर दे। एक बार सुन लीजिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है, तृणमूल बंगाल के गांव में तृणमूल के वर्कर तृणमूल के झंडा लपेट के उठा के रख रहे हैं, इस आशा में कि बीजेपी उनके पास जाएगी और अपना झंडा देगी। अगर उनके पास झंडा ना पहुंचे तो वो कहां से उड़ाएंगे? तो अपने संगठन ठीक कीजिए। जमीन आपके लिए तैयार है, वहां के पोखर इंतजार कर रहे हैं कि कमल के फूल खिले। मजूमदार साहब, घास मेरा छोटा एक सवाल है। किससे है सवाल, किससे पूछ रहे हैं आप? हम आपको सबको पूछ रहे हैं। बोलिए जल्दी से। पंचायत इलेक्शन 2018 का पंचायत इलेक्शन में 60 आदमी के से ज्यादा का मौत हो गया। एक का कुछ अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई हुआ? ममता गवर्नमेंट में ये जो 60 आदमी का मौत हो गया था पंचायत इलेक्शन में, कंक्लूडिंग रिमार्क इसमें लेते हैं अग्रवाल साहब से और वे क्लोज करेंगे। दीपक बहुत जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है। कार्रवाई हुआ। उन्होंने माहौल तब खराब किया था जब आर्मी का मूवमेंट किया था और ममता बनर्जी को धरने पे आना पड़ा था। तो भाजपा वहीं से शुरुआत कर चुकी है। चलिए ठीक है, ओके अग्रवाल साहब। नहीं, जो मैंने बताया है कि इसमें जो हत्याएं हुई पंचायत इलेक्शन में, एक्चुअली अगर आप पुराने समय में देखें तो पंचायत इलेक्शन में इससे कम कभी हत्याएं नहीं होती थी।
तो मैं नहीं कहता हूं कि बंगाल में ठीक है, लेकिन वहां की एक गलत परंपरा चली आ रही है। तो बहुत संक्षेप में क्या अग्रवाल साहब, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो वहां के लीडर्स हैं, क्या इस बात को एक तरीके से ग्रांटेड लेके चलते हैं कि ये तो यहाँ का स्वभाव है? नहीं, उसमें एक्शन होना चाहिए, हमें तैयार करना चाहिए। कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, चाहिए में और होने में फर्क होता है, और चाहिए और होने का ये फर्क क्या इतना बड़ा हो गया है कि वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए? आज इस चर्चा को यहां विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल देश का है आज के लिए इतना ही।